नमस्कार दोस्तों, शून्य स्टोरी में आपका स्वागत है। कभी कभी प्यार की एक चिंगारी समाज की अंधेरी और खोखली दीवारों से टकराकर शून्य में विलीन हो जाती है। एक ऐसा शून्य जो अपने पीछे छोड़ जाता है अनगिनत सवाल, सिसकियां और एक कभी न भरने वाला घाव। आज हम आपको ले चलेंगे साल 2007 के हरियाणा में। एक तपती दोपहरी, एक खिलखिलाता प्यार और उस प्यार के दुश्मन, पूरा का पूरा समाज। ये कहानी है मनोज और बबली की। दो नाम, दो धड़कते दिल और एक ही सपना साथ जीने का, एक खूबसूरत भविष्य बनाने का। लेकिन उनके प्यार की राह में खड़ी थी इज्जत की वो दीवार, जिसे पार करने की सजा मौत से भी बदतर थी। क्या हुआ जब दो मासूम दिलों ने समाज के तथाकथित नियमों को चुनौती दी? कैसे मोहब्बत का अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि रूह कांप जाए? किसने बुझाया उन दो रोशन चिरागों को और क्यों? ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं, बल्कि उस वहशी सोच की है जो प्यार को शून्य कर देना चाहती है। ये कहानी है करनाल डबल मर्डर केस की। एक ऐसी दास्तां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कब तक प्यार को यूं सरेआम कुचला जाता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ शून्य स्टोरी पर इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की तह तक जाने के लिए, उन किरदारों के दर्द को महसूस करने के लिए जिनकी कहानी समाज के बही खातों में शायद सिर्फ एक और ऑनर किलिंग बनकर रह गई। अध्याय 1, तपती दोपहरी और एक मासूम प्यार। साल 2007, जून का महीना। हरियाणा की धरती पर सूरज आग उगल रहा था। खेतों में खड़ी फसलें भी जैसे इस गर्मी से झुलस रही थी। हवा में एक अजीब सी तपिश थी जो आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। इसी तपती दोपहरी में कैथल जिले के छोटे से गांव करोड़ा में दो दिलों में मोहब्बत की एक मासूम सी चिंगारी सुलग रही थी। मनोज, एक दिलेर और सपनों से भरा नौजवान, जिसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे ख्वाब थे। उसने गांव में ही बिजली के सामान की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। उसका व्यवहार मिलनसार था और गांव के लोग उसे पसंद करते थे। उसी गांव की थी बबली, चंचल, खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर। उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। बबली अक्सर मनोज की दुकान पर कुछ न कुछ खरीदने के बहाने आ जाया करती थी। धीरे धीरे दोनों की निगाहें मिली, बातें हुई और कब ये जान पहचान प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वे घंटों फोन पर बातें करते, छुप छुप कर मिलते। उनका प्यार दुनिया की नजरों से छिपा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मनोज और बबली दोनों जाट समुदाय से थे और इससे भी बड़ी बात, उनका गोत्र एक ही था, बनवाला। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं में एक ही गोत्र में शादी करना महापाप माना जाता था, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने जैसा। अध्याय 2, बगावत का फैसला और परिवार का विरोध। मनोज और बबली का प्यार परवान चढ़ रहा था। वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने प्यार को समाज की इन बेड़ियों से आजाद कराएंगे। मनोज ने हिम्मत करके अपने घर पर बात की। उसकी मां चंद्रप्ती, एक सीधी सादी और ममतामयी महिला, अपने बेटे की खुशी तो चाहती थी, लेकिन समाज का डर उसे भी सता रहा था। मनोज के पिता फौज में थे और 1991 में एक बीमारी के कारण उनका देहांत हो चुका था। घर की जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर भी थी। चंद्रप्ती ने मनोज को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, ये गांव है, समाज है, हम इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। बबली हमारे ही गोत्र की है, ये रिश्ता कभी कबूल नहीं होगा। लेकिन मनोज अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार था। उसने कहा, मां, मैं बबली के बिना नहीं जी सकता, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर एक दिन चंद्रप्ती हिम्मत करके बबली के घर उसका हाथ मांगने गई, लेकिन वहां उसे जो मिला वो अपमान और गालियों के सिवा कुछ नहीं था। बबली की मां और भाइयों ने उसे खरी खोटी सुनाई और घर से निकाल दिया।
उनके तेवर बता रहे थे कि वे इस रिश्ते के कितने खिलाफ हैं। इधर बबली के घरवाले भी उस पर कड़ी नजर रखने लगे थे। उसे घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन प्यार कब बंधनों को मानता है। अध्याय 3, चंडीगढ़ का सफर और एक नई सुबह का सपना। 6 अप्रैल 2007। मनोज ने घर पर कहा कि वह किसी एग्जाम के लिए जा रहा है और शाम तक लौट आएगा। लेकिन वह लौटा नहीं। अगले दिन उसने अपनी मां चंद्रप्ती को फोन करके बताया कि उसने और बबली ने चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में शादी कर ली है। वे दोनों जानते थे कि उनके इस कदम से तूफान खड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चंडीगढ़ में कुछ दिन उन्होंने एक नई आजाद जिंदगी का सपना देखा। शायद उन्हें लगा होगा कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन उनके गांव में उनकी इस बगावत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। बबली के घरवालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे इसे अपनी इज्जत पर हमला मान रहे थे। उन्होंने मनोज के घर आकर चंद्रप्ती और उसकी बेटियों, मनोज की बहनों को धमकाना शुरू कर दिया। मनोज को वापस बुलाओ, वरना तुम्हारी बेटियों का भी वही हाल होगा जो हम मनोज और बबली का करेंगे। उनकी धमकियों में वशीपन साफ झलक रहा था। 26 अप्रैल को बबली की मां ने राजौंद थाने में मनोज और उसके परिवार के खिलाफ बबली के अपहरण की एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस रोज मनोज के घर आने लगी, चंद्रप्ती से पूछताछ करती, धमकाती। गांव में एक तरफा पंचायत बुलाई गई, जिसमें मनोज और बबली को देखते ही मार देने का फरमान सुना दिया गया। मनोज के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पंचायत का फैसला न मानने वालों पर 25,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान कर दिया गया। चंद्रप्ती का परिवार गांव में अकेला पड़ गया था। अध्याय 4, अदालत का सहारा और मौत का पीछा। इस बीच मनोज और बबली छिप छिप कर रह रहे थे। अपहरण के केस में 12 जून को मनोज के परिवार को कैथल कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने 15 जून को मनोज और बबली को पेश होने का आदेश दिया, ताकि ये पता चल सके कि बबली अपनी मर्जी से गई थी या उसका अपहरण हुआ था। 15 जून 2007, एक तारीख जो मनोज और बबली की जिंदगी में कयामत बनकर आई। दोनों ने पहले राजौंद थाने में अपने बयान दर्ज कराए कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। फिर वे कैथल कोर्ट में पेश हुए और वहां भी यही बयान दिया। बबली ने साफ कहा कि उसे अपने घरवालों से जान का खतरा है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चंद्रप्ती के अनुसार मनोज ने उसे फोन पर बताया था कि कोर्ट से निकलते ही पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में पिपली के पास छोड़ दिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बबली के मामा, चाचा और कई अन्य लोग उनका पीछा करने लगे। मनोज ने घबराकर फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उन्हें एक बस में बिठाकर कहा कि वे दिल्ली चले जाएं। मनोज और बबली हरियाणा रोडवेज की एक बस में सवार हो गए, जो कुरुक्षेत्र से करनाल होते हुए दिल्ली जा रही थी। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। अध्याय 5, हाईवे पर खूनी खेल का आगाज। शाम के करीब 5 बज रहे थे। सूरज ढलने लगा था, लेकिन उसकी तपिश अभी भी बाकी थी। हरियाणा रोडवेज की वह तेज रफ्तार बस सरपट दौड़ी जा रही थी। बस में बैठे मनोज और बबली शायद कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे कि वे अपने दुश्मनों से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनकी ये राहत क्षणिक थी। करनाल से लगभग 20 किलोमीटर पहले अचानक एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने बस को ओवरटेक करके उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। बस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। यात्रियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्कॉर्पियो से 8 से 10 लोग धड़धड़ाकर उतरे। उनके चेहरे पर हैवानियत नाच रही थी, आंखों में खून सवार था। वे तेजी से बस में चढ़े। उनमें से एक चिल्लाया, ये रहा मनोज, नीचे उतारो इसे और उस कुलक्षणी को भी। उसका इशारा बस की पिछली कोने वाली सीट पर बैठे मनोज और बबली की तरफ था। बबली,
करीब 19 साल की, गोरे रंग की, दुबली पतली सी लड़की। उसके माथे पर चटक सिंदूर और हाथों में लाल रंग का चूड़ा उसकी नई नई शादी की गवाही दे रहे थे। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उन दरिंदों ने मनोज और बबली को जानवरों की तरह घसीटना शुरू कर दिया। बस में बैठी सवारियां सहमी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक सके। पीछे पीछे बस में सवार 2 और लोग भी उतर गए। शायद वे बबली के ही रिश्तेदार थे जो उनका पीछा कर रहे थे। हड़बड़ाए ड्राइवर ने जैसे ही बस आगे बढ़ाई, नीचे एक लंबे चौड़े लड़के ने मनोज के हाथ पीछे की तरफ मोड़कर जकड़ लिए। अब 4-5 लोगों ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। मनोज चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज उन दरिंदों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, या शायद वे सुनना ही नहीं चाहते थे। इसी बीच एक और हैवान ने बबली के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। बबली चीखी, मत मारो, हमने कुछ नहीं किया। फिर 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए सड़क किनारे ले गए। लड़की गिड़गिड़ा रही थी, उनके पैर पकड़ रही थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक ने पूरी ताकत से उसे 4-5 थप्पड़ जड़े और फिर उठाकर सड़क पर पटक दिया। अध्याय 6, गंगाराम का हुक्म और बर्बरता की इंतहा। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसे बाकी लोग गंगाराम ताऊ कहकर पुकार रहे थे, तेज आवाज में बोला, देख क्या रहे हो, गाड़ी से रस्सी लाओ। गंगाराम बबली का दादा और खाप का प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसकी आंखों में अपनी झूठी शान के आगे इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। गंगाराम की आवाज सुनते ही एक लड़का दौड़कर रस्सी ले आया। 3-4 लोगों ने मिलकर मनोज और बबली के हाथ पैर उसी रस्सी से बेरहमी से बांध दिए। उनकी चीखें सुनकर एक लड़का बोला, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, इनके मुंह में कपड़ा ठूंस दो। उनमें से एक ने बबली का दुपट्टा खींचा, उसे फाड़ा। पहले बबली का मुंह बांधा और फिर बचे हुए टुकड़े को मनोज के मुंह में ठूंस दिया। उनकी आवाजें अब घुटकर रह गई थी। 2-3 दरिंदों ने मनोज को घसीटते हुए स्कॉर्पियो के पीछे ले गए। जिस रस्सी से उसके हाथ बंधे थे, उसका दूसरा सिरा गाड़ी के पिछले हिस्से से बांध दिया। बबली को लाठियों से पीटते हुए स्कॉर्पियो की बीच वाली सीट में धकेल दिया। स्कॉर्पियो कैथल की ओर धूल उड़ाती हुई चल पड़ी। पीछे बंधा मनोज गर्म डामर की सड़क पर घिसटने लगा। जून की तपती सड़क जैसे लोहे का तवा बन गई थी। कुछ ही मिनटों में उसके कपड़ों के चीथड़े उड़ गए। सिर्फ एक पैर में स्पोर्ट्स शू बचा था, दूसरा न जाने कब निकल गया। सड़क मनोज की खाल उधेड़ने लगी। वो छटपटा रहा था, तड़प रहा था। सड़क पर जगह उसका खून और मांस के लोथड़े बिखर रहे थे। ये दृश्य किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था, लेकिन उन दरिंदों के लिए ये शायद उनकी इज्जत का जश्न था। लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक मनोज को इसी तरह घसीटा गया। फिर अंदर बैठे गंगाराम ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, इसे डिग्गी में भर दो। स्कॉर्पियो रुकी। 2 लोगों ने रस्सी खोलकर लगभग अधमरे हो चुके मनोज को किसी बोरी की तरह उठाकर डिग्गी में ठूंस दिया। स्कॉर्पियो फिर तेज रफ्तार से कैथल की तरफ बढ़ चली। भीतर बैठी बबली ये सब देखकर शायद बेहोश हो। अध्याय 7, सुनसान खेतों में मौत का नंगा नाच। लगभग 2 घंटे बाद रात का अंधेरा घिर चुका था। स्कॉर्पियो कैथल के करोड़ा गांव के पास सुनसान खेतों के बीच जाकर रुकी। गंगाराम ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। स्कॉर्पियो के ब्रेक लगे। सभी गाड़ी से उतरे। मनोज, जो अब तक शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और बबली को गाड़ी से खींचकर उतारा गया और खेतों में अंदर की तरफ घसीटते हुए ले गए। तभी एक मारुति कार भी वहां पहुंची। उसमें से कलफदार सफेद कुर्ता पायजामा पहने 2 लोग उतरे। उनके हाथों में भी लाठियां थी। वे भी बाकी दरिंदों के पीछे पीछे चल दिए। ये बबली के और करीबी रिश्तेदार थे, जो इस खूनी खेल में शामिल होने आए थे। थोड़ी दूर खेत में घसीटने के बाद
दो लोगों ने बबली के पैर पकड़ लिए और दो ने उसके दोनों हाथ। वे उस पर चढ़ गए। उसकी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाइयों में धंस गई। अधमरी बबली की एक दर्दनाक चीख उन सुनसान खेतों में गूंज कर रह गई। भीड़ से गंगाराम की आवाज आई, इसे मारना मत, ताकि ये मनोज को मरते देख सके। ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। वे बबली को सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़ देना चाहते थे। अब सभी ने बेसुध पड़े मनोज को पीटना शुरू कर दिया। घूंसों और लातों की बरसात होने लगी। उसके दांत तोड़ दिए गए, मुंह खून से भर गया। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और एक एक करके उसकी उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। फिर पैर की उंगलियां तोड़ी। मनोज दर्द से चीखता रहा, तड़पता रहा। बबली, जो ये सब देखने को मजबूर थी, बार बार कहती रही, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तभी एक दरिंदे ने मनोज की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। दूसरे ने लाठी उठाई और उसके गुप्तांग पर मारना शुरू कर दिया। हैवानियत यही नहीं रुकी। एक और दरिंदे ने एक मजबूत डंडा उठाया और मनोज के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। मनोज की एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख निकली और फिर वो एकदम शांत हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अध्याय 8, सल्फास और एक चीख का अंत। मनोज की मौत के बाद उन दरिंदों का ध्यान अब बबली की तरफ गया। जमीन पर बेसुध पड़ी बबली ने मनोज की आखिरी चीख सुनी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। एक 22 से 23 साल का लड़का, शायद बबली का भाई या करीबी रिश्तेदार, मनोज की लाश को लात मारकर बबली की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में सल्फास, एक घातक जहर की डिब्बी थी। उसने बबली को कुछ दूर तक बालों से पकड़कर घसीटा, फिर लातों से उसे कुचल कुचल कर मारने लगा। बबली की उधड़ी हुई खाल अब फटे कपड़ों में चिपक गई थी। वह कराहते हुए बोली, उसे तो मार दिया, मुझे भी मार दो। शायद अब उसमें जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं रही थी, चुकी थी, या शायद डर और सदमे से उसकी चेतना शून्य हो गई थी। बबली को पीट पीट कर वो लड़का भी अब थक चुका था। पसीने से तरबतर वह जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो तेजी से उठा, एक हाथ से बबली की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती उसके दोनों गाल पूरी ताकत से दबा दिए। बबली का मुंह खुलते ही उसने सल्फास की पूरी डिब्बी उसके मुंह में उड़ेल दी और जोर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया। बबली को उबकाई आने लगी, लेकिन उस दरिंदे ने उसका मुंह मजबूती से दबाए रखा। वो छटपटाती रही, हाथ पैर पटकती रही। कुछ ही पलों में उसके मुंह से झाग निकलने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक और प्रेम कहानी का समाज की झूठी शान की वेदी पर बेरहमी से अंत हो गया। गंगाराम ने उस लड़के से कहा, दोनों मर गए, इन्हें बोरी में लपेटकर नहर में फेंक दो। 4 लोगों ने मनोज और बबली की लाशों को बोरियों में लपेटा और रस्सी से कसकर बांध दिया। लाशों को उठाकर गाड़ी में रखा और नहर की तरफ चल दिए। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही गाड़ी रुकी। बबली को जहर पिलाने वाले लड़के ने कहा, बहा दो दोनों को यहीं। गाड़ी में बैठे लोगों ने घसीटते हुए दोनों की लाशों को उठाकर पास बहती नहर में फेंक दिया। पानी की लहरों ने 2 प्रेमियों की लाशों को अपनी आगोश में ले लिया। फिर सभी दरिंदे करोड़ा गांव की तरफ चल पड़े, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरों पर शायद अपनी इज्जत बचाने का सुकून था। अध्याय 9, नहर किनारे 2 लाशें और एक गुमनाम अंत। एक हफ्ता बीत गया। 23 जून 2007 दोपहर के करीब 3 बजे हिसार के नारनौन के पास खेड़ी चोकटा गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी घूम रहा था। अचानक उसकी नजर बाल समाध नहर के किनारे पड़ी एक सफेद बोरी जैसी चीज पर पड़ी। पास पहुंचा तो सड़ेगले मांस की तेज बदबू आने लगी। नाक दबाए कृष्णा थोड़ा और पास गया तो उसे लगा कि ये कोई डेड बॉडी है जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। कुछ देर तक वह उस लाश को देखता रहा। तभी उसकी नजर नहर के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां भी एक और लाश दिखाई दी। यह जगह उस स्थान से करीब 100 किलोमीटर दूर थी जहां मनोज और बबली की लाशें फेंकी गई थी। नहर का पानी उन्हें बहाकर यहां ले आया था।
भागता हुआ कृष्णा नारनौंद थाने पहुंचा और शो विनोद कुमार को सूचना दी। शो विनोद अपनी टीम के साथ नहर किनारे पहुंचे, लाशों की तस्वीरें ली और उन्हें थाने ले आए। लाशें इतनी सड़ चुकी थी कि पहचानना नामुमकिन था। पोस्टमार्टम कराने के बाद कई दिनों तक लाशें मॉर्चुरी में रखी रहीं। जब कोई उन्हें पहचानने या लेने नहीं आया तो पुलिस ने लावारिस मानकर उनका दाह संस्कार कर दिया। मनोज और बबली, जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, मौत के बाद भी गुमनामी में जला दिए गए। अध्याय 10। एक मां का दर्द और पुलिस की बेरुखी। इधर मनोज के घर पर उसकी मां चंद्रप्ती और बहन सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। 15 जून की शाम से ही मनोज का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चंद्रप्ती का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसने मनोज के दोस्तों, रिश्तेदारों, हर जानने वाले से पूछा, लेकिन मनोज का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन चंद्रप्ती किसी काम से घर से निकली, तभी एक गांव वाले ने आकर उससे धीरे से कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज को मार दिया है। मार दिया, ये सुनते ही चंद्रप्ती दहाड़े मारकर रोने लगी। बदहवासी वो घर पहुंची और सीमा से लिपटकर रोते हुए बोली, लोग कह रहे हैं कि मेरे मनोज को मार दिया। चंद्रप्ती और सीमा भागे भागे कैथल में अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर राजौंद थाना पहुंची। मां ने थानेदार से गुहार लगाई, साहब, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। लोग कह रहे हैं कि उसे मार दिया। आप कुछ पता करिए। लेकिन थानेदार ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारा बेटा क्या हमें बताकर गया है? जाओ यहां से, खुद ही ढूंढो उसे। पुलिस की यह बेरुखी देखकर चंद्रप्ती और सीमा टूट गई। रोते बिलखते वे घर लौट आए। सीमा ने कुछ रिश्तेदारों को फोन किया और उन्हें साथ लेकर मनोज को ढूंढने निकल पड़ी। कुरुक्षेत्र, पिपली, कैथल, करनाल, नीलोखेड़ी, हर जगह उन्होंने मनोज को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब वे दोनों करनाल के बुटाना थाना पहुंचे। इसी थाने के अंतर्गत वह टोल नाका आता था, जहां से मनोज और बबली को स्कॉर्पियो में बिठाया गया था। हालांकि ये बात उन्हें अभी पता नहीं थी। एएसआई धर्मपाल ने रोती हुई चंद्रप्ती से पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां की रहने वाली हो? चंद्रप्ती बोली, साहब, कैथल की हूं। रिपोर्ट लिखवानी है। मेरा बेटा 4 दिनों से गायब है। फोन भी नहीं लग रहा। एएसआई धर्मपाल ने अकड़कर कहा, 4 दिनों से अभी तक कहाँ थी? कैथल के रहने वाली हो तो करनाल में रिपोर्ट लिखाने क्यों आई? सिसकती हुई चंद्रप्ती ने जवाब दिया, 15 जून को शाम 4 बजे बेटे ने फोन किया था। वह कुरुक्षेत्र के पिपली बस स्टैंड पर था। वहां से करनाल और फिर दिल्ली जाने वाला था, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसका फोन बंद हो गया। अब गांव वाले कह रहे हैं कि मनोज को लड़की के घरवालों ने मार दिया। एएसआई धर्मपाल चौंक गया। लड़की? कौन लड़की? चंद्रप्ती बोली, साहब, बबली नाम है उसका, गांव की ही है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। थाने के शो सुभाष चंद्र भी वहीं थे। उन्होंने एसआई धर्मपाल से कहा, उस शाम पास के टोल नाके से एक फोन आया था। कुछ लोग एक लड़के और लड़की को किडनैप करके पीटते हुए कैथल की तरफ ले जा रहे थे। एक वायरलेस मैसेज भी सभी थानों में फ्लैश हुआ था। इतना सुनते ही रोती सिसकती सीमा बोल पड़ी, मेरे भाई को ढूंढ दो। अध्याय 11, टोल नाके का सुराग और एक बेबस मां की गुहार। शो चंदर उसी वक्त चंद्रप्ती और सीमा को लेकर नीलोखेड़ी टोल नाके पर पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों से कड़क आवाज में पूछा, कुछ रोज पहले यहां से किसी ने पुलिस को फोन किया था। डरते डरते टोल के ठेकेदार कुलदीप ने कहा, साहब, मैंने ही फोन किया था। 8 से 10 लोग थे। एक लड़के को घसीटते हुए ले जा रहे थे कैथल की तरफ। अंदर एक लड़की भी थी। मैंने गाड़ी का नंबर लिख लिया था। सीमा ने तुरंत अपने पर्स से मनोज का फोटो निकालकर कुलदीप को दिखाया। कुलदीप ने फोटो देखते ही कहा, यही लड़का था। मेरे पास इसका एक जूता भी है।
स्कॉर्पियो के निकल जाने के बाद सड़क किनारे मिला था। कुलदीप भागता हुआ गया और एक झोले से मनोज का स्पोर्ट्स शू निकाल लाया। जूते को देखते ही चंद्रप्ती और सीमा फूट फूट कर रोने लगे। मेरे मनोज का जूता, कहाँ गया मेरा मनोज? उन लोगों ने क्या किया मेरे बेटे के साथ? वो जिंदा भी है या नहीं? दोनों उस जूते को चूमने लगी, माथे से लगाने लगी। चंद्रप्ती यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। शो सुभाष ने कुलदीप से पूछताछ की। 15 जून की शाम की टोल की डायरी देखी। इसके बाद वह चंद्रप्ती और सीमा को लेकर थाने चले आए। थोड़ी देर सोचने के बाद शो का रवैया अचानक बदल गया। उसने कहा, देखो ताई, ये मामला हमारे थाने का नहीं है। कैथल के रहने वाली हो, वहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराओ। उसने डांटकर दोनों को भगा दिया। अब दोनों रोते बिलखते डीएसपी करनाल के दफ्तर पहुंचे। चंद्रप्ती अब पूरी तरह टूट चुकी थी। डीएसपी के सामने वह चीख चीख कर रोने लगी। सीमा ने किसी तरह उन्हें संभाला। चंद्रप्ती ने डीएसपी को पूरी कहानी बताई। मनोज और बबली का प्यार, एक ही गोत्र, परिवार का विरोध, उनकी शादी, धमकियां, पंचायत का फरमान, कोर्ट में पेशी और फिर मनोज का गायब हो जाना। ये पूरी कहानी सुनते ही डीएसपी के सामने तस्वीर साफ हो गई। मामला एक ही गोत्र में प्रेम संबंधों का था, जिसे समाज ऑनर किलिंग का नाम देता है। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता था कि नारनौंद में मिली लाशें मनोज और बबली की ही हैं। डीएसपी ने तुरंत बुटाना थाने में फोन किया और शो सुभाष को आदेश दिया, इन्हें भेज रहा हूं, एफआईआर दर्ज करिए। उसी दिन शो सुभाष ने आईपीसी की धारा 364 अपहरण, 302 कत्ल, 201 सबूत मिटाने और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। अध्याय 12 कातिलों की पहचान और गिरफ्तारी। पुलिस ने करोड़ा गांव में बबली के घर और रिश्तेदारों के यहां छापे मारे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। हालांकि पुलिस को बबली के चाचा, मामा और मामा के बेटे का मोबाइल नंबर मिल गया। अब पुलिस ने टोल नाके के ठेकेदार कुलदीप से स्कॉर्पियो का नंबर लिया। नंबर से पता चला कि वो किराए की स्कॉर्पियो थी। उसके मालिक से पूछताछ की गई। 4 दिन बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को गिरफ्तार कर लिया।